हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर टेट क्लासेस में। हाँ दोस्तों, आज हम सब शुरुआत करने वाले हैं उसी कड़ी में बढ़ते हुए प्रमुख उपभाषाएं उनकी उपबोलियाँ। क्योंकि ज़िंदगी में कभी शौक़ को पाला नहीं जाता और कांच के खिलौनों को कभी उछाला नहीं जाता। मंजिलें मिल जाती हैं उन्हीं को जिनको अपने हर काम को तकदीर पे टाला नहीं जाता। तो हर काम को आप दोस्त तकदीर पे मत टालिए। ये मत सोचिए आप टेट में 120 लेकर आए 110 लेकर आए हैं तो हमारा इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। हाँ होगा, ज़रूर होगा। मानते हैं आपका 4-5 विषय बहुत अच्छा होगा, लेकिन आप फिर भी रिवीजन करते रहिए। आप कंटिन्यू रहिए। कंटिन्यू रहने से आपको फ़ायदा ये होगा, आपको जो चीज़ पढ़ें आपको रिवीजन होता जाएगा, आपकी सही दिशा में तैयारी होती जाएगी, आप एक अच्छे नंबर से पास होंगे। आप बहुत हल्के में मत लीजिए और बहुत आप सीरियस भी ना रहिए कि बहुत हम क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें। हाँ, आप वही जो पढ़ें आप वही दोहराइए, क्योंकि आपके बीच वही चीज़ हम लेकर आ रहे हैं जो आप टेट में पढ़े थे। सुपर टेट में पूरी कंबाइन का नोट्स पूरा निचोड़ लेकर आए हैं, जिससे आप रिवीजन भी कर सकते हैं, आप अपनी दिशा में एक अलग मुकाम पे हासिल कर सकते हैं। चलो दोस्त, वीडियो को शुरुआत करते हैं, देखते हैं आज हम क्या देखने वाले हैं। चलिए दोस्त, प्रमुख भाषा एवं उनकी उपबोलियाँ। जब पेपर में पूछा जाएगा प्रमुख उपभाषा एवं उनकी बोलियाँ, तो इसमें से पूछा था कितनी उपभाषा है कितनी उपबोलियाँ हैं, कौन भाषा किस बोली से बिलोंग करती है, इसको पूछा जाता है। तो क्वेश्चन कैसे बनेगा हम सब इसको देख लेते हैं। क्योंकि पूछा जाता है कि हिंदी में प्रमुख उपभाषा की संख्या। जब पूछा जाएगा हिंदी में प्रमुख उपभाषा की संख्या कितना बताएंगे दोस्त, 5 बताएंगे। याद करना 5 आएगा। उपभाषा की संख्या 5, लेकिन इसके अंतर्गत आने वाली उपबोलियों की संख्या भैया 18 है। उपभाषाओं की संख्या 5, उपबोलियों की संख्या कितनी है 18। दोनों कन्फ्यूजन मत रहना कौन 18 है कौन 5 है, क्योंकि उपभाषा 5 उपबोलियाँ 18। यदि विकल्प में भैया 18 ना हो, मान लीजिए कभी विकल्प में दे देता है 18 ना हो, तो आप 17 सही होगा, लेकिन कोशिश करना 18 ही मिलेगा। 18 नहीं होगा तो 17 लगाना। अब देखते हैं क्या है प्रमुख उपभाषा एवं प्रमुख उपबोलियाँ। पहली उपभाषा क्या है, पश्चिमी हिंदी उपभाषा। क्या है भैया, पश्चिमी हिंदी उपभाषा। और पश्चिमी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत आती है उपबोली। क्या बोली है भैया, कौरबी। कौरबी क्या कहा जाता है, खड़ी बोली कहा जाता है। फिर ब्रज भाषा आती है, फिर बुंदेली आती है, फिर हरियाणवी आती है, फिर बांगरू आती है। कितने अंतर्गत आते हैं, 5 आते हैं। और डॉक्टर हरदेव बाहरी के अनुसार नोट लगा के लिखना है, क्योंकि कुछ नोट वाला ज़्यादा पूछा जाता है भैया। नोट बहुत महत्वपूर्ण है, मोदी वाला 2000 नोट, इसलिए नोट ध्यान देना। डॉक्टर हरदेव बाहरी के अनुसार पूछा जाता है कि छठी उपबोली कौन सी है। छठी उपबोली तो दक्षिणी हिंदी को माना जाता है भैया। कौन सी, दक्षिणी हिंदी को माना जाता है डॉक्टर हरदेव बाहरी के अनुसार। अब अगली उपभाषा देखते हैं दोस्त। अगली उपभाषा हमारी है पूर्वी हिंदी उपभाषा। कौन सी है भैया, पूर्वी हिंदी उपभाषा। पूर्वी हिंदी उपभाषा में कितनी बोलियां आती हैं, 3 बोलियां आती हैं। पूछ लेता है तीनों बोलियों का नाम बताइए। पहले तीनों बोलियों का नाम, अवधी आती है, बघेली आती है, छत्तीसगढ़ी। अवध अपना वही लखनऊ का क्षेत्र, बघेली इसके बाद छत्तीसगढ़ का क्षेत्र। इसको किस में रखते हैं भैया, अपनी पूर्वी हिंदी में। पूर्वी हिंदी या पूर्व के क्षेत्र से मानी जाती है। इसके बाद अगला जो उपभाषा है भैया, बिहारी हिंदी उपभाषा या बिहार का साइड का। तो बिहारी हिंदी में कितनी आती है, 3 बोली इसमें भी आती हैं। कौन कौन सी भैया, भोजपुरी आती है, मैथिली आती है, मगही आती है। पूर्वी हिंदी में क्या आती है, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। बिहारी हिंदी में क्या आती है, भोजपुरी, मैथिली, मगही आती है। 3 उपभाषा हो गई भैया। अगली चौथी उपभाषा कौन सी भैया, चौथी देख लेते हैं हम। चौथी उपभाषा में पूछा था पहाड़ी हिंदी उपभाषा। चौथी भाषा का क्या नाम है, पहाड़ी हिंदी उपभाषा भैया है। इसमें 2 बोलियाँ आती हैं, 2 बोली आती है। कुमाऊनी आती है, गढ़वाली आती है। पहाड़ी में कुमाऊनी, गढ़वाली। वैसे नाम से ही गढ़ रहा है, कुमाऊनी गढ़वाली, अजीब नाम लग रहा है। एक कहाँ की भैया है, पहाड़ी है। और 5वीं उपभाषा जो पूछा जाता है, राजस्थानी हिंदी उपभाषा। क्या पूछा जाता है, राजस्थानी हिंदी उपभाषा। राजस्थानी उपभाषा में 4 बोलियाँ आती भैया। कौन कौन से, 4 उपबोली आती है। 4 उपबोलियों में आप ऐसे कर लीजिए समझने के लिए। हम जैसे किए हैं, इधर जयपुरी, मेवाती, मारवाड़ी, और मारवाड़ी के बाद मालवी आती है। तो जयपुरी को ढूंढारी भी कहते हैं, कहीं कहीं ढूंढारी भी कहते हैं। इसको ध्यान देना। कभी पूछ लेता है ढूंढारी क्या है, तो वही जयपुरी भाषा उपबोली को कहते हैं ढूंढारी। इसके बाद मेवाती है, मारवाड़ी है, मालवी है। मारवाड़ी में ही मीरा जी ने जो अपनी रचना की है, पूछता है कि मीरा जी की कौन सी बोली में रचना की है, तो मारवाड़ी में लगभग की है भैया। कभी कभी पूछ लेता है पेपर में। अब भैया देखते हैं नोट क्या क्या भैया है। नोट ज़रूर लगा के लिखना। आप नोट्स बना लीजिए तो बहुत अच्छा रहेगा दोस्त, क्योंकि नोट्स बनाने से, जैसे हम बनाए हैं, आपकी नोट्स रहेगा, आप रिवीजन करने में थोड़ा आसान हो जाएगा। नोट देखते हैं भैया। 18 उपबोलियों में भैया, 18 उपबोलियों में, ये क्वेश्चन नोट वाला बहुत ध्यान देना।
ये 2000 का नोट है, इसको लगाना। 18 उपबोलियों में मैथिली भैया, मैथिली एक ऐसी उपबोली है जिनका नामकरण 8वीं अनुसूची भैया, अपने संविधान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं में किया गया भैया, किया जाता है। क्योंकि 22 भाषाओं में जब गिना जाता है तो मैथिली को रखा गया है। कभी कभी पूछ लेता है कि 18 बोलियों में से 18 उपबोलियों में कौन सी ऐसी उपबोली है जिसको 8वीं अनुसूची में रखा गया। क्वेश्चन बार बार पूछा भी गया है, तो किसको रखा गया भैया, मैथिली। आपको कभी गुणवत्ता से समझौता नहीं करेंगे, जो भी फैक्ट देंगे एकदम वो क्वेश्चन हर हाल में पेपर में पूछा जाएगा। इसलिए पूछ रहे हैं, बता रहे हैं 18 उपबोलियों में 8वीं अनुसूची में वर्णित भाषाओं में कौन सी उपबोली है, तो आप आंसर करेंगे मैथिली करेंगे दोस्त। चलिए दोस्त अगला देखते हैं, प्रमुख बोलियों का क्षेत्रगत विस्तार या क्षेत्रगत वर्गीकरण। प्रमुख बोलियों का क्षेत्रगत वर्गीकरण। अब इसमें देखते हैं खड़ी बोली का। अभी हम सब देखें ही उपबोली और उपभाषा। खड़ी बोली देखते हैं, खड़ी बोली। खड़ी बोली का प्राचीन अपभ्रंश पूछा जाता कभी कभी, तो सौरसेनी अपभ्रंश है। कभी पूछा जाएगा खड़ी बोली कहाँ से उत्पन्न हुई है, तो हम क्या लगाएंगे, सौरसेनी अपभ्रंश लगाएंगे, जिसका मुख्य केंद्र भैया मेरठ है। कभी कभी पूछ लेता है इसका मुख्य केंद्र कौन सा है, तो खड़ी बोली का प्राचीन अपभ्रंश सौरसेनी अपभ्रंश, जिसका मुख्यालय मुख्य केंद्र मेरठ है। यह मेरठ के अलावा बोली सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, रामपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, देहरादून के मैदानी क्षेत्रों में बोली जाती है लगभग। इतना भैया देख लिए। खड़ी बोली जब पूछा जाएगा उसका प्राचीन अपभ्रंश सौरसेनी अपभ्रंश, जिसका मुख्य केंद्र मेरठ है। मेरठ के अलावा आप देख ही नहीं इतना। खड़ी बोली से संबंधित मुख्यतः से देख लेते हैं, जो बार बार कहाँ से पूछा जाता क्वेश्चन, इसको देखेंगे हम सब, क्योंकि उसको तो पढ़ ही लिए मेरठ केंद्र, लेकिन जहाँ से लगभग क्वेश्चन बनने का रहता है कि आने की संभावना ज़्यादा रहता है, उसको देखें। खड़ी बोली से संबंधित तत्व। खड़ी बोली में आकार शब्द की बहुलता रहती है भैया। कौन शब्द की, आकार, आकार शब्द की बहुलता रहती है। खड़ी बोली के प्रथम कवि पूछा जाता, खड़ी बोली के प्रथम कवि, तो क्या भैया करेंगे, अमीर खुसरो, क्योंकि अमीर खुसरो ही ज़्यादा खड़ी बोली के रचना में या रचित में इनको माना जाता है कि जनक भी माने जाते हैं खड़ी बोली के। इसलिए खड़ी बोली के प्रथम कवि जब पूछा जाएगा, खड़ी बोली के प्रथम कवि, तो आप क्या लगाएंगे, खड़ी बोली के प्रथम कवि अमीर खुसरो लगाएंगे भैया। और जब पूछा है खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य क्या है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य, तो प्रिय प्रवास भैया, जिसके रचनाकार हरिऔध हैं भैया। कौन है, जिसके रचनाकार कौन है भैया, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास, जिसके रचनाकार हरिऔध। आगे देखते हैं, याद करते चलना, नोट्स बनाते चलना दोस्त। खड़ी बोली के प्रथम महाकवि, खड़ी बोली के प्रथम महाकवि जब पूछा जाएगा खड़ी बोली के प्रथम महाकवि, तो उपाध्याय सिंह हरिऔध हैं, वही हरिऔध। खड़ी बोली के प्रथम महाकवि और खड़ी बोली के प्रथम महाकाव्य आप देख रहे प्रिय प्रवास। अब खड़ी बोली की प्रथम काव्य रचना, जब काव्य रचना की बात आएगी भैया, तो एकांतवासी योगी। पेपर में सब पूछने वाले क्वेश्चन है जितना हम रखे हैं। प्रथम काव्य रचना एकांतवासी योगी, और रचनाकार कौन है भैया, श्रीकांत है इसके। एकांतवासी के रचनाकार श्रीकांत, बहुत महत्वपूर्ण है सब, इसको याद करना। अब खड़ी बोली की प्रथम रचना, प्रथम काव्य रचना पूछा जाता है एकांतवासी योगी, रचनाकार श्रीकांत। और प्रथम रचना तो छंद वर्णन की महिमा, छंद वर्णन की महिमा, इसके रचनाकार भैया कौन है, कवि गंग है, वही अपने कवि गंग। छंद वर्णन की महिमा प्रथम रचना खड़ी बोली की, और खड़ी बोली की प्रथम काव्य रचना एकांतवासी योगी, जिसके रचनाकार श्रीकांत। आगे देखते हैं, खड़ी बोली का नामकरण सर्वप्रथम किसने किया। खड़ी बोली का नामकरण सर्वप्रथम भैया नामकरण किसने किया था, तो लल्लू लाल, वही अपने लल्लू लाल भैया। इनकी रचना कौन सी है, महत्वपूर्ण, प्रेम सागर। इनकी रचना कौन सी भैया, प्रेम सागर। खड़ी बोली का नामकरण सर्वप्रथम लल्लू लाल, इसकी रचना कार प्रेम सागर है। खड़ी बोली का उपनाम भैया पूछा जाता, खड़ी बोली का उपनाम बहुत पूछा जाता है, तो खड़ी बोली का उपनाम कौरबी है, जिसका नामकरण कौरबी कहा जाता है ना। कौरबी का नामकरण किसने किया था, तो राहुल सांस्कृत्यायन ने किया था। खड़ी बोली का नामकरण राहुल सांस्कृत्यायन ने किया था। और खड़ी बोली को और क्या कहा जाता है, आदर्श हिंदी कहा जाता है, मानक हिंदी कहा जाता है, परिनिष्ठित के रूप में जाना जाता है, जिसका नामकरण भैया, जिसका नामकरण फोर्ट विलियम कॉलेज के प्राचार्य सर जॉन गिलक्राइस्ट ने किया था। ये आदर्श हिंदी, मानक हिंदी, परिनिष्ठित के रूप में जो नामकरण किया गया है, ये कैसा नाम पड़ा, जिसके नामकरण कौन माने जाते हैं, फोर्ट विलियम कॉलेज के प्राचार्य सर जॉन गिलक्राइस्ट। बार बार क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसके रचना का इसका नामकरण किसने किया, तो फोर्ट विलियम कॉलेज के प्राचार्य सर जॉन गिलक्राइस्ट ने किया था। आप जब भी पेपर में आएगा तो गलत ना करना दोस्त, इतनी मेहनत करके वीडियो बना रहे हैं। पूछा जाएगा
आगे खड़ी बोली को और क्या कहते हैं, तो खड़ी बोली को सर हिंदी भी भैया कहते हैं और वर्नाक्युलर आदि के नाम से भी जाना जाता है। इसके कई नाम भैया हैं, आदर्श हिंदी, मानक हिंदी, सर हिंदी, वर्नाक्युलर आदि के नाम से जाना जाता है। तो खड़ी बोली के बारे में हम सब इतना देखें। अब दोस्त क्या देखते हैं, ब्रज भाषा। ब्रज भाषा से संबंधित हम सब देखते हैं इसके क्या क्या तथ्य हैं। ब्रज भाषा का मूल अपभ्रंश, जब पूछा जाएगा मूल अपभ्रंश कौन सा है, तो सौर सेनी इसका भी है। अभी आप पढ़े थे ना उपभाषाओं की संख्या, उपबोलियों की संख्या, उसमें कौरवी, खड़ी बोली, ब्रज भाषा था ना, इसीलिए उसका अपभ्रंश कौन सा है, सौर सेनी अपभ्रंश है, जिसका केंद्र मथुरा है भैया। ब्रज भाषा केंद्र वही अपने श्री कृष्ण भगवान का मथुरा है, और उसका केंद्र क्या था, खड़ी बोली का मेरठ था। यह मथुरा के अलावा यह बोली आगरा, भरतपुर, धवलपुर, बुलंदशहर, अलीगढ़, एटा, मैनपुरी और बदायूं में बोली जाती भैया। लेकिन मेन याद जरूर करना, ये मथुरा वाला भूलना नहीं। इसका अपभ्रंश सौर सेनी अपभ्रंश, इसको मत भूलना। इसके महत्वपूर्ण तथ्य क्या भैया, ब्रज भाषा से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, इसको देखते हैं जहाँ से क्वेश्चन बनेगा। ब्रज भाषा में ओ और ओकार शब्द की बहुलता है। उसमें क्या था, आकार शब्द की बहुलता थी खड़ी बोली में, और ब्रज भाषा में कौन शब्द का बहुलता है, ओ या ओकार शब्द की बहुलता है। अब ब्रज भाषा की प्रमुख उपबोलियां भैया कौन सी, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ब्रज भाषा की प्रमुख उपबोलियां जब पूछा जाएगा तो भुक्सा रहेगी, अंतर्वेदी रहेगी, भरतपुरी रहेगी, माथुरी रहेगी, माथुरी, भुक्सा, अंतर्वेदी, भरतपुरी, माथुरी, ये उपबोलियों की संख्या है भैया ब्रज भाषा की। इसके आगे देखते हैं ब्रज भाषा यह कहाँ बोली जाती है, लगभग भुक्सा कहाँ कहते हैं, जब ब्रज भाषा देहरादून के भैया तराई क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है तो उसे बुक्सा कहते हैं। जब देहरादून के तराई क्षेत्र में प्रयोग किया जाए तो बुक्सा, और जब ब्रज भाषा गंगा यमुना के मध्य में प्रयोग की जाती है तो उसे अंतर्वेदी माने अंतर, गंगा यमुना के अंतर, याद करने का तरीका देखना, गंगा यमुना के अंतर्वेद में जो बोली जाती है उसे अंतर्वेदी, और जो देहरादून के तराई क्षेत्र में बोली जाती है वो बुक्सा, और जब राजस्थान के भरतपुर जिले के पास बोली जाती है तो उसे भरतपुरी कहते हैं। फैक्ट याद करना, जब देहरादून के तराई क्षेत्र में बोली जाती है तो बुक्सा, जब गंगा यमुना के अंतर मध्य में बोली जाती है तो अंतर्वेदी, और जब राजस्थान के भरतपुर जिले के पास बोली जाती है तो भरतपुरी कहते हैं। लेकिन जब ब्रज भाषा मथुरा, अलीगढ़ तथा आगरा के मध्य बोली जाती है तो उसे भैया मानक ब्रज भाषा कहते हैं। कभी कभी पूछ लेता है मानक ब्रज भाषा किस जगह पे बोली जाती है, तो मथुरा, अलीगढ़ तथा आगरा के मध्य जब बोली जाती है तो उसे मानक ब्रज भाषा कहते हैं। अब ब्रज भाषा से संबंधित कुछ तथ्य और हैं। ब्रज भाषा भारत के बाहर, भैया बहुत महत्वपूर्ण है, भारत के बाहर कभी कभी पूछ लेता है, तो भारत के बाहर बोली जाने वाली ब्रज भाषा कहाँ बोली जाती है, तो ताजुबे के स्थित स्थान में बोली जाती है भैया। इसको जरूर याद करना, क्योंकि अभी देखिए जो पेट का परीक्षा हुआ था लेखपाल के पहले जो दिया गया था पेट का परीक्षा, उस पेट की परीक्षा में पूछा गया तो भोजपुरी कहाँ बोली जाती है, तो उसमें आंसर था मॉरिशस में बोली जाती है, बाहर। जब इसी तरह ब्रज भाषा पूछ लेगा कि ब्रज भाषा भारत के कहाँ बाहर बोली जाती है, तो आप ताजुबे के स्थित स्थान में बोली जाती है भैया, इसको याद जरूर करना। अब ब्रज भाषा के सभी बोलियों में कुछ और देखते हैं। ब्रज भाषा के सभी बोलियों में भैया काव्य शास्त्रीय भाषा के रूप में मानी जाती है, यह काव्य शास्त्रीय भाषा के रूप में मानी जाती है, इसको याद करना। लेकिन ब्रज भाषा के कुछ रचनाकार हैं, रचना जो हुई है ब्रज भाषा में उसको देखते हैं। गोस्वामी तुलसीदास ने विनय पत्रिका लिखा है, सूरदास ने क्या लिखा है, सूरसारावली, सूरदास ने लिखा है किस भाषा में, ब्रज भाषा में। कभी कभी पूछा जाता है बिहारी ने किस भाषा में लिखा है, तो बिहारी भी भैया अपने गागर में सागर वाले बिहारी भी लिखे हैं अपने ब्रज भाषा में। उनका कौन सा रचना है, बिहारी सत्सई भैया है। क्या रचना है, बिहारी सत्सई। इसके बाद है गोकुलनाथ ने भैया लिखा है, दो रचना बहुत महत्वपूर्ण है गोकुलनाथ ने, इनका भी गोकुल वाला वही जिला गोकुल मथुरा, वहाँ ब्रज भाषा, इसलिए 84 बैसड़ों की वार्ता और 252 बैसड़ों की वार्ता किसने लिखा है, गोकुलनाथ ने। रसखान ने भी लिखा है अष्टयाम और दान लीला, दो रचना लिखी हैं रसखान ने, अष्टयाम और दान लीला, बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए दोनों को रखे हैं हम उठा के। और नरोत्तम दास भी लिखे हैं सुदामा चरित, नरोत्तम दास सुदामा चरित, याद करना, याद हो जाएगा। नरोत्तम दास सुदामा चरित की रचना इनकी है। ब्रज भाषा से हम सब देख लिए। अब बुंदेली उपबोली आती है, कौन सी बोली आती है भैया, बुंदेली उपबोली। बुंदेली को पढ़ लेते हैं। बुंदेली उपबोली को
का प्राचीन अपभ्रंश, बुंदेली उपबोली का प्राचीन अपभ्रंश सौर सेनी अपभ्रंश है भैया, अभी वही चल रही है अपना सौर सेनी अपभ्रंश, जिसका मूल केंद्र भैया बुंदेलखंड। बुंदेली से वैसे आप देख रहे हैं बुंदेलखंड, उसमें ज़्यादा लॉजिक नहीं लगाना है, आपको ऐसे याद हो जाएगा बुंदेली का बुंदेलखंड केंद्र है। यह इसके अलावा कहाँ बोली जाती है भैया, झांसी, उरई, जालौर, होशंगाबाद, हमीरपुर, ओरछा, दतिया क्षेत्र में बोली जाती है। इसके अलावा लेकिन मेन केंद्र भैया कहाँ, बुंदेलखंड के पास बोली जाती है। इसके महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। परमाल रासों की रचना जगनिक ने, भैया परमाल रासों की रचना जगनिक ने किस भाषा में की है, इसी भाषा में की है भैया, बुंदेली भाषा में। और बुंदेली की उपबोली भैया कौन सी, कभी कोई पूछ लेता बुंदेली की उपबोली कौन, बनाफरी, बुंदेली बनाफरी, बुंदेली बनाफरी, 2-3 बार बोलिए याद हो जाएगा, बुंदेली बनाफरी उसकी उपबोली है बनाफरी। और बुंदेली बोली में ब्रज भाषा की भांति ओकार, बुंदेली बोली में ब्रज भाषा की भांति भैया कौन शब्द की बहुलता है, ओकार शब्द की बहुलता है। उसमें भी ओकार था ब्रज भाषा में, और बुंदेली में भी ओकार शब्द की बहुलता है भैया। अगला देखते हैं हम सब कन्नौजी उपबोली भाषा भैया। कन्नौजी उपबोली में क्या क्या है। कन्नौजी उपबोली का मूल अपभ्रंश सौर सेनी अपभ्रंश है, अभी आप वही सौर सेनी में चल रहे हैं, सौर सेनी अपभ्रंश है, जिसका मुख्य केंद्र भैया कन्नौज का कान्यकुब्ज, चाहे कन्नौज कहिए चाहे उसको कान्यकुब्ज, कभी कभी पहले कहा जाता है कान्यकुब्ज भी कहा जाता है, कहीं पेपर में पूछ लिया जाता है कान्यकुब्ज किसे कहते हैं, तो वही कन्नौज को ही कहते हैं, कन्नौजी का कन्नौज कान्यकुब्ज। इसके अलावा यह बोली इटावा, फर्रुखाबाद, शाहजहाँ, बहुत महत्वपूर्ण है शाहजहाँ, और कानपुर, हरदोई तथा पीलीभीत में भी बोली जाती है कन्नौजी भाषा यहीं पे बोली जाती है। इसका मुख्य केंद्र कन्नौज वही। कन्नौजी बोली में ब्रज एवं बुंदेली की भांति ओकार शब्द की बहुलता भैया, ब्रज में भी और बुंदेली में भी जैसे ओकार शब्द की बहुलता थी, वैसे इसमें भी कन्नौजी में ओकार शब्द की बहुलता है। आप पढ़ लिए सौर सेनी अपभ्रंश का। अब आप पूर्वी हिंदी भाषा में चले देखते हैं, वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन आप उपबोली आज समाप्त कर देंगे। पूर्वी हिंदी उपभाषा में आती है कौन सी भाषा, अवधी आती है अपनी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी भी आप पढ़े थे, 3 भाषाएँ आती उपबोली, कौन सी उपभाषा में, पूर्वी हिंदी उपभाषा में। तो अवधी का मूल अपभ्रंश भैया अर्धमागधी है। अब इसको अर्धमागधी मागधी में काफ़ी बच्चे काफ़ी लोग कन्फ्यूजन होते हैं, मागधी है कि अर्धमागधी, तो आज हम यह अर्धमागधी बताएंगे कैसे होगा। जब मागधी पूछा जाए तो आप समझ लेना जो बिहार के एकदम सटे हैं लगभग, उसे मगध का कहते थे, मगध का क्षेत्र ना, तो उसे पूरा मान लीजिएगा मगध है। लेकिन जब अर्धमागधी अवधि की बात होगी तो समझ लेना अपने अर्धमागधी है, वो पूरा मगध का क्षेत्र नहीं है, इसलिए उसे अर्धमागधी में रखा जाता है। जिसका मुख्य केंद्र भैया कौन सा है, अपना अयोध्या। और अयोध्या क्षेत्र में क्या बोली जाती है भैया, अवधी बोली जाती है। इसके अलावा यह बोली गोंडा, बहराइच, लखनऊ, सीतापुर, उन्नाव, बाराबंकी, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, रायबरेली, इलाहाबाद, पश्चिमी क्षेत्र में बोली जाती है, मिर्ज़ापुर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बोली जाती है, यहाँ तक अवधी बोली जाती है भैया। इसका क्षेत्र लंबा पड़ जाता है अवधी का। आगे देखते हैं अवधी बोली से संबंधित मुख्य तथ्य क्या क्या है जो पेपर में फंसने लायक है, क्योंकि पढ़ो वही जो फंस जाए और देखो वही जो फंस जाए, इसलिए अवधी बोली से मुख्य तथ्य देख लेते हैं। अवधी बोली की भैया उपबोलियाँ कौन कौन सी है, बोलियों में भी उपबोलियाँ हैं, इसलिए अवधी बोली की उपबोलियाँ कौन है भैया, बनौधी है, बैसवाड़ी है, कौसाली है और मिर्ज़ापुरी है। कौन सी बोलियाँ हैं उपबोलियाँ अवधी की, 4 हैं, बनौधी, बैसवाड़ी, कौसली, मिर्ज़ापुरी हैं भैया। अब अवधी बोली में कौन शब्द की बहुलता है, उकार शब्द की या उदासीन शब्द की बहुलता है। उकार शब्द माने ऊ जहाँ आवे, कार माने कार, उसे लगाए फिर रेफ रकार हो जाता, संस्कृत में जब पढ़ा थे ना आप सब, ये हमारा ऊ बोला जाता है। ऊ माने खाऊ, पीऊ, चलू, जाबू कि न जाबू, ऊ आवत बना समय, वही कहते हैं उकार। ठीक, अगला देखा जाए भैया का है, अवधी बोली भारत के बाहर कहाँ बोली जाती है भैया, बहुत बार पूछा जाता है अवधी बोली भारत के बाहर कहाँ बोली जाती है, फिजी देश में बोली जाती है, याद करना भैया, फिजी देश में। और भोजपुरी कहाँ बोली जाती है, मॉरिशस, अवधी बोली जाती है फिजी। अवधी बोली में रचित प्रथम काव्य रचना पूछा जाता है पेपर में, अवधी बोली में प्रथम काव्य रचना चंदायन रचा गया, जिसके रचनाकार मुल्ला दाऊद हैं, पूछा जाता है अवधी बोली में रचित प्रथम काव्य रचना चंदायन है, और जिसके रचनाकार कौन है भैया, मुल्ला दाऊद हैं। आगे देखते हैं इसके प्रमुख कुछ रचनाकार हैं, जैसे अपने गोस्वामी तुलसीदास भी अवधी बोली में लिखे हैं। क्या लिखे हैं, रामचरितमानस अपने अवधी बोली में लिखा गया है, बहुत महत्वपूर्ण, पूछा भी जाता है रामचरितमानस। कितने श्लोक हैं, 24,000 श्लोक इसमें हैं।
एक कवि और आते हैं कुतुबन, कुतुबुन कहते हैं। अब याद करने का ऐसा तरीका है, कुतुबुन वन में क्या रहा, वन में कहाँ टहलती है, मृग टहलती है, इसलिए उनकी रचना कौन सी है, मृगावती है। कुतुबुन का मृगावती मृग है। अब मंझन भैया, मंझन का माने फंस गए, केकरे चक्कर में, मधुमालती के चक्कर में फंस गए मंझन। अब असाइत, असाइत माने साइत, जब साइत रहे हंस उड़त रहा तो हंसावली हो गए। असाइत साई माने हंसा उड़ गए। और जायसी के पद्मावत बहुत महत्वपूर्ण है, आप सब पढ़े हैं। पद्मावत पूछी जाती है, जायसी की रचना कौन सी है महत्वपूर्ण, तो पद्मावत है। और नूर मोहम्मद भी है, नूर मोहम्मद रचना है अनुराग बांसुरी इंद्रावती है। और उस्मान का पूछा था, उस्मान कौन सी रचना लिखे हैं, उस्मान चित्रावली, क्योंकि बहुत जो मगध का वो सब क्षेत्र था, जब मुगल काल का ज़माना चल रहा था उस समय, उसमें क्या था, चित्रावली ज़्यादा चल रही थी, तो वही समझ चित्र बनाने में कौन उस्ताद थे, उस्मान भैया मेरे उस्ताद थे, इसलिए उस्मान चित्रावली। यहाँ तक याद हुआ दोस्त। आगे चलते हैं, क्या आ जाती है बघेली उपबोली, कौन सी भैया, बघेली उपबोली। इस छोटा है, जल्दी याद हो जाएगा। बघेली उपबोली का प्राचीन अपभ्रंश भैया कौन है, अर्धमागधी है। जैसे अवधी बघेली पढ़े ना, अवधी भी अर्धमागधी था, बघेली भी अर्धमागधी अपभ्रंश है। जिसका केंद्र भैया रीवा है, उसका केंद्र क्या था, अयोध्या था। इसका केंद्र कौन सा है, रीवा है। रीवा कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश में पड़ता है। यह बोली रीवा के अलावा कहाँ बोली जाती है भैया, चित्रकूट, बांदा, सतना तथा मंगोली आदि क्षेत्र में बोली जाती है भैया। कहाँ बोली जाती है, चित्रकूट, बांदा, ये सब जितना क्षेत्र पड़ता है लगभग, ये सब अर्धमागधी बोली में बघेली उपबोली बोली जाती है। और इसकी उपबोलियाँ भैया कौन सी हैं, जुड़ार है, तिरहती है। बघेली माने भाग, भाग कब भगबो, बघेली भागेली, कौन सी भागेली, जब तिरहती तीरे पहुँच जाबो, ठंडी लागे, जुड़ाए लागे, ठंडी लागे, जुड़ाए लगे मतलब ठंड लागत बा। याद रहोगे कि ना, एक उपबोली जुड़ाए जुड़ार हो गए, और तिरहा से तिरहती हो गई, एक उपबोली बघेली के। बघेली माने भागेली, याद हुआ। आगे देखते हैं छत्तीसगढ़ी, अवधी बघेली और छत्तीसगढ़ी उपबोली देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ी का मूल अपभ्रंश क्या भैया, अर्धमागधी, अभी आप पढ़े थे, याद हुआ। अर्धमागधी 3 ही बोलियाँ थी, अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी, इसीलिए याद करो जल्दी। जिसका अपभ्रंश क्या है, अर्धमागधी अपभ्रंश है। जिसका मुख्य केंद्र भैया रायपुर या सरगुजा क्षेत्र है, रायपुर सरगुजा क्षेत्र है इसका। इसके अलावा यह बोली कहाँ हो जाती है, रायगढ़ में बोली जाती है, दुर्ग, बिलासपुर आदि जिले में बोली जाती है भैया। और इसका बोलियाँ कितनी है भैया, छत्तीसगढ़ी की, रायपुर का सरगुजिया है, सदरी है, सरगुजिया सदरी, 36 सीना वाले सदरी, सरगुजिया, गुजिया का सर, सदरी छत्तीसगढ़ की उपबोलियाँ हैं भैया, याद कर लेना, 2 बोलियाँ हैं उपबोली में। अगला देखते हैं भोजपुरी भैया। भोजपुरी उपभाषा है, इसको उपभाषा में रखना, भोजपुरी उपभाषा है, लिखे नहीं, जल्दी लिख दिए। भोजपुरी उपभाषा और भोजपुरी का उपमूल अपभ्रंश क्या भैया, मागधी, अभी बताया ना, भोजपुरी बिहार का क्षेत्र, मागधी अपभ्रंश है इसका मूल अपभ्रंश। और जिसका मुख्य केंद्र भैया क्या है, बिहार का भोजपुर जिला, क्या भैया, बिहार का भोजपुर जिला है। अभी आपको पीछे भी बताए थे, बिहार का भोजपुर जिला मुख्य केंद्र है। और मूल अपभ्रंश क्या है, मागधी अपभ्रंश है। इसके अलावा यह बोली बनारस, जौनपुर का पूर्वी क्षेत्र, मिर्ज़ापुर का पूर्वी क्षेत्र, बलिया, गोरखपुर अपने सटा कुछ है, आजमगढ़ तो सटा ही है भोजपुरी के लगभग, आजमगढ़ में बोली जाती है। और शाहाबाद, चंपारण, बस्ती आदि जिले में बोली जाती है। तो पूछा जाता है इसका मुख्य केंद्र बिहारपुर का भोजपुर। आजमगढ़ में पूछा था, फेवरेट है यूपी का, आजमगढ़ में कौन सी बोली जाती है, गोरखपुर में लगभग भोजपुरी बोली जाती है। भोजपुरी से संबंधित तक देते हैं, भोजपुरी से संबंधित मुख्य तथ्य, क्योंकि भोजपुरी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अपने संविधान में भी भोजपुरी को शामिल करने की इसकी बात हो रही थी। अगले देखते हैं इसके तथ्य क्या हैं। भोजपुरी में इकार शब्द की बहुलता है, इकार शब्द की बहुलता है। भोजपुरी वर्तमान समय में 18 उपबोलियों में एक ऐसी उपबोली है जिसका प्रयोग भैया फिल्म जगत में प्रथम स्थान है भैया। फिल्म जगत में भोजपुरी देखा नहीं जाता, आप खेसारी लाल का बहुत सुनते हो, सब क्या देखते हो, यही सब ना, भोजपुरी बोली का वर्तमान समय में भैया जिसका प्रयोग फिल्म जगत में प्रथम स्थान पे है। और भोजपुरी भारत के बाहर कहाँ बोले थे, बहुत महत्वपूर्ण भैया है। भोजपुरी बोली भारत के बाहर कहाँ जाती है, इसको जरूर याद करना, क्योंकि अभी पेट में पूछा गया था 2-3 महीने पहले कि भोजपुरी भारत के बाहर कहाँ कहाँ बोली जाती है, तो उसको याद कर लेना भैया। क्योंकि बोली जाती है सूरीनाम, फिजी, मॉरिशस और त्रिनाड, 4 देश आदि देशों में बोली जाती है, लेकिन 2-4 बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सूरीनाम, फिजी, मॉरिशस, त्रिनाड, यहाँ 4 देशों में भोजपुरी बोली जाती है। अब भोजपुरी बोली की उपबोली भैया कौन है, भैया छपरा वाले है, ये हैं छपरा, तो इसी याद हो जाएगा, छपरैया और सोनपरी। छपरैया, सोनपरी, सोनपरी कौन, वही अपनी सोनपरी बिहार वाली, इसलिए 2 बोलियाँ, सोनपरी और छपरैया, याद हुआ।
अब देख लेते हैं भोजपुरी में बहुत महत्वपूर्ण है कि शेक्सपियर, भोजपुरी का शेक्सपियर किसे कहते हैं। तो भिखारी दास ठाकुर को भैया, भिखारी, भिखारी माने बिहारी, वो समझ लेना, याद हो जाएगा जल्दी, हंसी मजाक के लिए कह रहे हैं केवल। बिहारी, बिहारी माने भिखारी, भिखारी दास ठाकुर को भोजपुरी का शेक्सपियर माने भारतेंदु कहा जाता है। पूछा जाता पेपर में कि भोजपुरी का शेक्सपियर किसे कहते हैं, तो पेपर में आएगा, वहाँ नाम रहेगा, आप वही भिखारी दास ठाकुर लगाना, वही बिहारी दास ठाकुर लगाना। भिखारी माने बिहारी। ठीक, एक और बचता है मैथिली उपबोली। मैथिली पढ़ लेते हैं जल्दी से ख़त्म हो जाए। मैथिली उपबोली, मैथिली में भैया प्राचीन अपभ्रंश इसका क्या है, मागधी अपभ्रंश है, जिसका मुख्य केंद्र क्या है भैया, दरभंगा। मैथिली में क्या है, दरभंगा अपना वही। और इसके अलावा जब बोली मुजफ्फरनगर, मुंगेर, पूर्णिया आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। भैया अभी आप नोट में देखे थे, और नोट का ये जो नोट है भैया, ये 2000 का नोट लगाना, क्योंकि ये जो नोट है भैया, ये हल्का नोट न लगाना 10-20 रुपये वाला, ये 2000 का नोट लगाना, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण ये नोट है। क्योंकि 18 उपबोलियों में भैया मैथिली एकमात्र ऐसी बोली है जिसका 8वीं अनुसूची में वर्णित 22 भाषाओं में लिया गया है। 18 उपबोलियों में से एक ऐसी बोली है जो मैथिली है, और मैथिली को 8वीं अनुसूची में वर्णित संविधान में अपने लिया गया है, इसलिए मैथिली को जरूर याद करना। मैथिली बोली में भैया विद्यापति को पदावली की रचना किया था। किस रचना किया था, विद्यापति, विद्यापति की रचना पदावली, और जिसके कारण भैया विद्यापति को मैथिल का कोकिल कहा जाता। पेपर में पूछा जाता मैथिल का कोकिल किसे कहते हैं, तो आप लगाना विद्यापति को। विद्यापति की रचना क्या है, पदावली। मैथिल का कोकिल किसे कहते हैं, तो विद्यापति। ये क्वेश्चन भूलना नहीं है, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है भैया, क्योंकि ये बार बार क्वेश्चन घूम के आता है पेपर में। मैथिल का कोकिल किसे कहते हैं, तो विद्यापति। चलो दोस्त, यहाँ तक खत्म होते हैं। आज हम पूरी उपभाषा को समझ लिए हैं। अब आशा करते हैं आप सभी दोस्तों को, आप सभी भाई बहनों को हमारा वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। आप थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, सारी चीज़ें आपको पूरा रिवीजन के तौर पे, पूरा नोट्स के तौर पे तैयारी कराई जाएगी। आशा करते हैं आप सबको वीडियो पसंद आएगा। मिलते हैं एक अलग वीडियो में, अलग टॉपिक पे बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।